नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित कौर और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास पर। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को पिछले वाले वीडियो में जान लिया है। आज हम जानेंगे कि श्वसन तंत्र यानी इंग्लिश में जिसको कहते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, इसमें होता क्या है और इसके द्वारा कौन सी क्रिया करते हैं और कौन कौन से इसमें अंग पाए जाते हैं, यह हम आज जानेंगे। सबसे पहले श्वसन श्वसन होता क्या है। श्वसन तो यह एक अपचयी क्रिया है। श्वसन क्या है? अपचयी क्रिया है। ठीक है। अब हर जीव जंतु में श्वसन की जो क्रिया है वह अलग अलग तरह से यानी अलग अलग भागों से की जाती, शरीर के अलग अलग भागों से की जाती है। अब सबसे पहले जो है वातक तंत्र। वातक तंत्र से जो श्वसन क्रिया करते हैं वो कौन होते हैं? तो वह जो कीट होते हैं, मतलब जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वह अपनी श्वसन क्रिया को वातक तंत्र द्वारा करते हैं। फिर आता है त्वचा। अब त्वचा से श्वसन क्रिया को कौन करता है? जैसे कि केचुआ। केचुआ जो है अपने श्वसन को त्वचा के द्वारा करता है। अब गलफड़, गलफड़ों से श्वसन क्रिया कौन करता है? जैसे मछली हो जाती है, मछली जो है अपनी श्वसन क्रिया को गलफड़ों द्वारा करती है। और कौन करता है? टिडपोल। टिडपोल जब मेढक अपना अंडा देता है पानी में तो उससे जो अंडे से थोड़े छोटे छोटे जब बच्चे निकलते हैं पहले उन्हें टिडपोल करते हैं। उनकी आकृति कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो वह टिडपोल भी गलफड़ों से सांस लेते हैं। फिर आता है फेफड़ों से कौन सा जंतु सांस लेता है? तो सबसे पहला मानव हो गया यानी मनुष्य। फिर सरीसृप, सरीसृप भी फेफड़ों से सांस लेते हैं। फिर पक्षी, ये सब फेफड़ों से श्वसन क्रिया को करते हैं। फिर आता है त्वचा। त्वचा व फेफड़ों जो जो त्वचा से भी श्वसन क्रिया कर लेते हैं और फेफड़ों से भी कर लेते हैं। तो उसमें है मेढक। मेढक आपने देखा होगा बरसात के समय काफ़ी सारे मेढक बाहर आ जाते हैं। तो वो सारे साल रहते कहाँ हैं? तो सारे साल वो जब पानी की कमी रहती है तो वह मिट्टी में खोदकर अपना बिल बनाकर रहने लगते हैं, दबकर। जब जब दब जाते हैं तो वह अपनी श्वसन मिट्टी में दब जाते हैं तो अपनी श्वसन क्रिया को त्वचा के द्वारा करते हैं। बारिश होने पर फिर से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने पर वह फेफड़ों के द्वारा अपनी श्वसन क्रिया यानी सांस लेते हैं। फिर आते हैं बुक लंग्स। बुक लंग्स से श्वसन क्रिया कौन करता है? तो मकड़ी, कान खजूरा, कान खजूरा और बिच्छू, यह सब अपनी श्वसन क्रिया को बुक लंग्स से करते हैं। फिर आता है बुक गिल्स। बुक गिल्स से झींगा। अब बुक लंग्स और बुक गिल्स में डिफरेंस आपको इमेज में क्लियर होगा। बुक गिल्स कुछ इस प्रकार के होते हैं। मान लीजिए कान खजूरा जैसे, तो उसके शरीर में कुछ ऐसे ऐसे प्रकार के आकृति होती है जिसके द्वारा वह श्वसन क्रिया करते हैं। इसको आप इमेज में क्लियर समझ पाएंगे तो आप इसको गूगल कर लीजिएगा। मैंने बनाया हुआ है ह्यूमन लंग्स। अब जानते हैं इसमें कि कौन से पार्ट के द्वारा कौन सी क्रिया होती है। सबसे पहले आते हैं नोस्ट्रल, यानी नाक के जो छेद होते हैं उसे नोस्ट्रल कहते हैं, जिसके द्वारा हम हवा को अंदर लेते हैं। फिर आता है नोजल चेम्बर, यानी जहाँ हवा जाती है उसे हम
आगे के भाग को उसे नोजल चैम्बर कहते हैं। और म्यूकस क्या होता है? म्यूकस वह होता है जब हम कभी कभी देखते हैं कि नाक से पानी जैसा पदार्थ निकलता है, उसे हम म्यूकस कहते हैं। आम बोलचाल भाषा में हम जिसे नाक कहते हैं, तो म्यूकस उसी को कहते हैं। फिर उसके बाद आता है ओविला, यहाँ पर लटकता हुआ पाया जाता है नाक के अंदर, उसे ओविला कहते हैं। फिर उसके बाद आता है अल्फैक्टरी रिसेप्टर। अल्फैक्टरी रिसेप्टर होते क्या है? अल्फैक्टरी रिसेप्टर जो हमें गंध का अनुभव कराते हैं, उन्हें हम अल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो उसे फैगस कहते हैं। फैगस यानी यहाँ से कंठ से ऊपर के भाग के ऊपर जो भाग होता है उसे फैगस कहते हैं। फिर आता है स्वर यंत्र, जिन्हें हम लार्ज कहते हैं। ये जो कंठ होता है यहाँ, इसको हम स्वर यंत्र कहते हैं। फिर आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब जहाँ से सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद स्वर यंत्र के बाद छल्ले नुमा आकृति होती है, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया ही आगे चलकर ब्रोंकीज में टूट जाती है, ब्रोंकीज में। फिर आगे चलकर यह ब्रोंकीज जो दाहिना होता है, दाहिना फेफड़ा, उसमें 3 भागों में और बाएं में 2 भागों में टूट जाती है, जिसे हम ब्रोंकीज कहते हैं। और फिर फेफड़ों के नीचे चूंकि फेफड़े फूलते हैं और सिमटते हैं, तो फूलते समय उसको स्पेस दिलाने के लिए एक हड्डी होती है जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं। डायाफ्राम का काम क्या होता है कि जब फेफड़ों में हवा बढ़ती है तो उसको जगह दिलाने के लिए डायाफ्राम काम करता है। फिर आता है एल्वुलाई। एल्वुलाई होता क्या है? एल्वुलाई तो यह फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसका मतलब जो हम सांस लेते हैं, सांस को खून में मिलाने का काम कहाँ पर होता है? तो वो एल्वुलाई पे होता है। इसीलिए इसे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। संरचनात्मक मतलब यह एल्वुलाई से मिलकर ही हमारा फेफड़ा बना होता है। अब आते हैं ट्रैकिया के पास। आपने देखा होगा महसूस किया होगा, आपके साथ भी हुआ होगा कि जब हम कभी खाना खाते खाते कभी हिचकी आ जाती है, वो आती क्यों है? तो हम जानते हैं कि हमारे गले से नीचे दो नली होती हैं, ठीक है, 2 नली। हम तो इसको साइड में बना रहे हैं, लेकिन ये ऐसे अगल बगल आगे पीछे होती हैं। और इन दो नलियों के पास एक वाल्व होती है, सिंगल वाल्व होती है, ठीक है। मान लीजिए भाई ये गला है और ये हो गई फेफड़ों की नली, ठीक है, और ये हो गई आमाशय की नली यानी स्टमक, ये हो गई स्टमक की नली। जब हम कभी खाना खाते हैं और खाना खाते खाते मान लीजिए हमें किसी की याद आ गई, अक्सर होता है कि याद आ जाती है, तो जब याद आ जाती है, खाना खा लिया, ठीक है, मुंह से अंदर गया, अब आप ध्यान में हैं किसी और के, तो हमारा सिग्नल इस वाल्व को सही सिग्नल नहीं दे पाता है। जब हमारा मस्तिष्क कहीं और है तो इसको सिग्नल कौन दे? ये तो खाली बैठा है, जिस तरफ पाएगा उस तरफ पलट जाएगा। मान ली खाना खा रहे हैं और इसने वाल्व बंद कर दी, यही आमाशय वाली, स्टमक वाली। जब आमाशय में भोजन नहीं जाएगा तो भोजन किस में आ जाएगा? भोजन आ जाएगा इसमें, फेफड़ों वाली नली में। जब फेफड़ों वाली नली में आ जाएगा तो फेफड़े की नली फिर से सिग्नल देगी ब्रेन को, हाँ किसको याद कर रहे हो भैया, ये नली भोजन की नहीं है।
जब फेफड़ों की नली सिग्नल देगी कि ये भोजन आने का रास्ता नहीं है, तो फिर से सिग्नल देगा कौन, ब्रेन, कि किसको देगा, वाल्व को, कि आप जो है स्टमक की वाल्व को खोलकर ये फेफड़ों की वाल्व बंद कर दीजिए, फिर यह सही हो जाता है। लेकिन जब भोजन चला जाता है लंग्स वाले एरिया में, तो उसको निकलता कैसा है, तो हिचकी आती है, तब हमें भोजन जो चला जाता है वो बाहर आ जाता है। इसीलिए कहते हैं खाते समय किसी को याद नहीं करना चाहिए, खाने पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ये था हमारा ह्यूमन लंग्स। अब जानते हैं कि नोजल चेम्बर क्या होता है, अल्फैक्टरी रेस्पिरेटर क्या होता है, ब्रोंकियाई क्या होता है, इनको एक एक करके जानते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि नोजल चेम्बर, जिसको हम नासिका कहते हैं, इसमें होता क्या है। तो इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। अब उन बालों का काम क्या होता है, तो वह जो छोटे छोटे बाल होते हैं वह धूल धुआं के कणों को रोकते हैं, और क्या करते हैं, और जीवाणुओं को भी रोकते हैं। तो क्या करते हैं यह, इनका काम क्या होता है, धूल एवं जीवाणुओं का फेफड़ों में जाने से रोकते हैं, जो छोटे छोटे बाल होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको भी निकालने में लगे हुए हैं। जो प्रकृति ने दिया है वह किसी न किसी कारण से दिया है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो नसिका में जो छोटे छोटे बाल होते हैं उनका क्या काम हो गया कि वह धूल एवं जीवाणुओं को कणों को फेफड़ों में जाने से रोकते हैं। अब आ जाते हैं म्यूकस। म्यूकस झिल्ली पाई जाती है एक नाक के अंदर, म्यूकस झिल्ली, जो म्यूकस द्रव निकालती है। अब म्यूकस द्रव का काम क्या होता है, जो नाक से पानी निकलता है हमारे, उसे हम म्यूकस कहते हैं, म्यूकस द्रव। इसका काम क्या होता है कि जो हमारे शरीर में हवा जा रही है उसका टेम्परेचर हमारे शरीर के अकॉर्डिंग नहीं होता है। मान लीजिए अभी ठंड चल रही है तो बाहर का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम होता है, और जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है उससे तो कम ही हो जाता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या निकलता है, म्यूकस द्रव। कहाँ से निकलता है, म्यूकस झिल्ली से। प्रतिदिन यह कितना निकलता है, तो यह लगभग 1 लीटर प्रतिदिन निकलता है। फिर आते हैं ग्रसनी। ग्रसनी जैसा कि मैंने आपको पाचन तंत्र में भी बताया था, तो ग्रसनी श्वसन एवं पाचन का संयुक्त भाग होता है। जो ग्रसनी है, ग्रासनली, जिसे जिसमें के अंदर क्रमानुकुंचन विधि द्वारा भोजन आमाशय में पहुंचता है और श्वसन क्रिया में हवा अंदर जाती है। यह संयुक्त भाग होता है किसका किसका, तो पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र का। फिर चौथे नंबर पर आते हैं ग्रहणघोत, जिसको अल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं। अल्फैक्टरी रिसेप्टर का काम क्या होता है, यह हमें गंध ज्ञान, जो हम सूंघते हैं वह किस प्रकार का है, कौन सी खुशबू है, तो उसका ज्ञान कराता है। तो कौन, अल्फैक्टरी रिसेप्टर के द्वारा उसका ज्ञान होता है कि कौन सा गंध है। इसीलिए जब देखे होंगे आप कि अगर कभी जो लोग कान का ऑपरेशन करवाते हैं तो उसमें एक पॉइंट लिख देते हैं कि हो सकता है आपको कि कुछ समय तक या परमानेंट जो सुगंध होती है वो उसका ज्ञान ना हो, चूंकि उसकी जो नस होती है जो सुगंध की, वो यहीं से होकर जाती, हो सकता है वह डैमेज हो जाए, जिसके द्वारा हमें गंध ज्ञान ना हो सके। फिर आते हैं कंठ यानी लंग्स। ये होता क्या है, साउंड बॉक्स, जहां से हमारी आवाज निकलती है। अब यहाँ से हो जाते हैं 2 रास्ते, यानी जो कंठ होता है उसके नीचे से हो जाते हैं 2 रास्ते, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। उससे 2 रास्ते हो जाते हैं। तो जो श्वास नली का रास्ता हो जाता है, श्वास नली का रास्ता हो जाता है, मान लीजिए श्वास नली हो गई और यह हो गई ग्रास नली, जिससे भोजन जाता है अंदर। तो जो श्वास नली का गेट है उसे हम क्या कहेंगे, जो ग्रास नली का गेट है उसे हम क्या कहेंगे, तो जो श्वास नली का गेट है उसे हम ग्लोटिक्स कहते हैं। क्या कहेंगे, ग्लोटिक्स। ये हो जाएगा हमारा ग्लोटिक्स, ठीक है। और ग्रास नली के गेट को क्या कहेंगे हम, एपिग्लोट, सॉरी ग्लट्स,
क्या कहेंगे? क्लट्स। और दोनों के संयुक्त रूप को क्या कहेंगे हम? एपिग्लोटिक्स। अगर पूछे कि एपिग्लोटिक्स क्या होता है, तो ग्रास नली एवं श्वसन नली के संयुक्त भाग को हम क्या कहते हैं? एपिग्लोटिक्स। अलग अलग पूछे कि ग्लोटिक्स क्या होता है, तो ग्लोटिक्स जो है श्वास नली के गेट को कहते हैं। उसके बाद आते हैं श्वास नली, जिससे हम ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया यह 11 सेंटीमीटर लंबी होती है और 16 नैनोमीटर का इसका व्यास होता है, और यह 15 से 20 उपास्थ्यों से मिलकर बनी होती है, जो अपूर्ण उपास्थियाँ होती हैं। किस प्रकार की होती हैं? छल्लेदार होती हैं। यह इस प्रकार की उपास्थियों से बना होता है। और क्या होता है? श्वास नली भी बाहर की वायु को शरीर के तापमान के बराबर करने का काम करती है। और कौन करता है? तो म्यूकस भी यही काम करता है। क्या करता है? शरीर के ताप के बराबर करता है जो वायु अंदर आती है। और क्या होता है? फेफड़ों में पहुंचने से पहले श्वास नली, फिर आगे चलकर यह श्वास नली 2 भागों में बांट जाती है। ठीक है, एक इधर चली जाती है दाहिने को, और दूसरी चली जाती है बाएं को। श्वास नली 2 भागों में बट जाती है। ठीक है, 2 भागों में बट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकीज कहते हैं। ब्रोंकी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको ब्रांच कहेंगे, इंग्लिश में इसे ब्रोंकी कहते हैं। फिर क्या होता है? यह फिर आगे चल के यही ब्रोंकी फेफड़ों में पहुंचने के बाद, फिर जब फेफड़ों में पहुंच जाती हैं, जब फेफड़ों में पहुंच जाती हैं, फेफड़ों में पहुंचने के बाद यह 3 में बट जाती है, दाहिने में और बाएं में 2 में बट जाती है, जिसे हम ब्रोंकियोलिस कहते हैं। ठीक है, जब सिंगल होगी तो ब्रोंकियाई कहेंगे, दोनों फेफड़ों में चली जाएगी, दाहिने में 3 भागों में बट जाती है, बाएं में 2 भागों में बट जाती है, तो फेफड़ों के अंदर इसे ब्रोंकियोलिस कहते हैं। फिर उसी ब्रोंकियोलिस से जुड़े हुए धागे नुमा रचनाएं निकलती हैं। फिर इसी से धागे नुमा रचनाएं निकलती हैं, धागे नुमा रचनाएं निकलती हैं, जिसे हम एल्वुलाई कहते हैं। एल्वुलाई कहते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या आती है? ALVEOLI। एल्वुलाई कहते हैं। यही फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इनकी संख्या लगभग कितनी होती है, यह पूछता है कभी कभी। लगभग 30 करोड़, यानी 30 करोड़ होती, 30 करोड़ एल्वुलाई से मिलकर हमारे फेफड़े बने होते हैं। तो इसको याद रखिएगा। इसी एल्वुलाई में गैसीय विनिमय होता है। जो एल्वुलाई होती हैं धागे नुमा आकृति होती है, इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, उन्हीं में गैसीय विनिमय होता है। गैसीय विनिमय का मतलब जो हमारे ऑक्सीजन लेते हैं वह हमारे ब्लड से मिलता है, और फिर ब्लड में जो CO2 होता है वह उसी के द्वारा बाहर निकलता है। फिर मान लीजिए ये हमारी नली हो जाएगी, श्वास नली। श्वास नली से कंठ में जाएगा, कंठ से होते हुए ब्रोंकीज में जाएगा, फिर ब्रोंकीज से ब्रोंकियोलिस में जाएगा, ब्रोंकियोलिस से फिर किस में जाएगा? फिर ब्रोंकियोलिस से फिर एल्वुलाई में जाएगा। किस में जाएगा? तो एल्वुलाई, यहाँ से जाएगा O2। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, और फिर CO2 जो ब्लड में होता है वह इस प्रकार वापस जाता है बाहर। ये होती है इसकी क्रिया। इसीलिए हम इसे अपचयी क्रिया भी कहते हैं कि एक तरफ से CO2 जाता है, दूसरे तरफ से CO2 बाहर निकलता है। फिर आते हैं फेफड़े।
फेफड़े होते क्या हैं? ये लाल एवं गुलाबी रंग के स्पंजी रुईदार होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, इनकी 2 होती है। और दाहिना बड़ा होता है, दाहिना जो है वह बड़ा होता है किसकी अपेक्षा? बाएं की अपेक्षा। दाहिना जो फेफड़ा है वह बाएं की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है और इनका रंग गुलाबी या लाल होता है। और स्पंजी, स्पंजी में जो दबाने पर दब जाते हैं, स्पंज जो मैंने देखा होगा कुछ उसी प्रकार का होता है। और इनकी क्षमता क्या होती है? इसकी क्षमता लगभग 5800 ml वायु एक बार में लेते हैं, या मतलब 5800 ml से ये दोनों फेफड़े फूल जाते हैं। और फिर आता है डायाफ्राम। डायाफ्राम का क्या काम होता है? तो डायाफ्राम फेफड़ों में हवा भरते समय आवश्यक स्थान प्रदान करता है, जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया। ये था डायाफ्राम। सबसे पहले हवा आती है तो नोजल चैम्बर, नोजल चैम्बर से होते हुए स्वरयंत्र, स्वरयंत्र से ब्रोंकियो, फिर ब्रोंकियोलिस, फिर उसके बाद एल्वुलाई। ये होता है वायु के आने का प्रक्रिया। फिर उसी के उल्टा कर दो तो जो CO2 हमारे शरीर में होती है वह उसी रास्ते से निकलती है जैसे कि ऑक्सीजन आती है। अब ये था हमारा श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम।